Good morning, dear student. This is our second part of the lesson Socialism in Europe and the Russian Revolution, where we will start a new topic, that is liberals, radicals, and conservative. In this topic, we will understand what were the thinking of liberals, radicals, and conservatives. So, liberals, radical, and conservatives were the group of some people who were having a such type of thinking, thoughts, and ideas. Already, I discussed the meaning of liberals, radicals, and conservative. But still, once we will understand, I told you that the meaning of liberals is the people who were open to new ideas. Liberals जो थे ये ऐसे ग्रुप था लोगों का that were ready to accept the new ideas. जो भी नए ideas थे उनका वो स्वागत करने वाले लोग थे. Second word radicals. The meaning of radicals we also saw that advocating political or social change. तो रेडिकल्स लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि सामाजिक और राजकीय बदलाव सोसाइटी में आए. और तीसरा जो एक ग्रुप था कंजर्वेटिव, वो भी हमने देखा कि कंजर्वेटिव वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वेयर बिलीविंग इन अ ट्रेडिशंस, इन ओल्ड थिंकिंग एंड थॉट्स. तो लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव वेयर द ग्रुप ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल हु वेयर हैविंग सच टाइप ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस और वी कैन से मेंटालिटी. So what was the main work of liberals, radicals and conservative for bringing the Russian Revolution? How they did the work in Russian society, that we will understand in this topic. One of the group which looked to change society वेयर द लिबरल्स. एक ऐसा ग्रुप था जो सोसाइटी को बदलाव लाना चाहता था, वो था लिबरल्स. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. लिबरल चाहते थे कि नेशन ऐसा बनना चाहिए जो सभी रिलीजन को, धर्म को टॉलरेट करेगा. नाउ वन वर्ड वी गॉट न्यू वर्ड, दैट इज टॉलरेटेड. तो टॉलरेटेड का मतलब होता है एडजस्ट करना, है ना. एडजस्ट करना मतलब लिबरल चाहते थे कि नेशन ऐसा बने जो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देगा, तभी इंसानियत कायम रहेगी. नहीं तो क्या होता है, कोई कोई कंट्रीज़ में सम रिलीजन से दैट वी आर इन मेजोरिटी, सो इन आवर कंट्री द पॉलिसीज विल मेक व्हाट वी विल से. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपके कंट्री में 2-4 रिलीजन के लोग हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट टू ईच अदर. वी शुड रिमेंबर दैट at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. So see, what was the problem of European society? What was the problem in Europe continent at that time? We are understanding the incident of 19th century. मतलब 19th century में कैसा सिचुएशन था यूरोप का. बाद में 1917 में 1917 में जब रशियन रिवोल्यूशन हुआ, मतलब 20th सेंचुरी में, तो क्या बदलाव आए वो हम देखने वाले हैं. मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग द इंसिडेंट ऑफ 19th century एज वेल एज इंसिडेंट ऑफ 20th century आफ्टर द रशियन रिवोल्यूशन. तो क्या था, वन रिलीजन और अनादर, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में सी ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड. ब्रिटेन जो कंट्री था वो इंग्लैंड के चर्च को मानता था, और ऑस्ट्रिया और स्पेन जो था वो कैथोलिक चर्च को मानता था. लिबरल्स also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. अब जो liberals जो थे, what they were doing, just they were having opposed to the dynastic rulers. Now one word, new word we got here, that is a dynastic ruler. मतलब जो liberals विचारसरणी के लोग थे वो डायनेस्टिक
रूलर को विरोध करते थे। तो व्हाट इज मीन बाय डायनेस्टिक रूलर? तो उसका मतलब होता है, डायनेस्टिक रूलर का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ लाइन ऑफ हेरिडिटरी रूलर्स ऑफ अ कंट्री। मतलब किसी कंट्री में अगर हेरिडिटरी बाप मरने के बाद जब बेटा राजा बनता है, वो मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है, मतलब जिस देश में हेरिडिटरी पावर मिलता है किसी व्यक्ति को, उसको डायनेस्टिक रूलर बोला जाता है। तो लिबरल्स लोग जो थे वो डायनेस्टिक रूलर को भी विरोध करते थे। मतलब दे वांटेड दैट ये मोनार्शियल पावर, फैमिली के पर्टिकुलर लोग राजा बनेंगे, उनका फैमिली का वंशज राजा बनेगा, यह अब नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स against governments. They wanted to safeguard the rights of individual against government. लिबरल्स लोग चाहते थे कि सरकार किसका भी हो, राजा का हो, मिलिट्री पावर हो या डेमोक्रेसी हो, लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। दिस वाज द थिंकिंग ऑफ लिबरल्स। लिबरल चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो और सभी लोगों को राइट मिले। दे आर्ग्यूड फॉर अ representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. Means see, generally in this topic there will be 3 paragraphs. First paragraph will for the informations of liberals, then next paragraph will be the information of radicals, and third paragraph will be the information of conservative. The question can come for 3 marks or 5 marks. What was the work of liberals, radicals और conservative? liberals ग्रुप क्या था, radical ग्रुप क्या था, conservative ग्रुप क्या था और उनका काम क्या था? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टू गेट द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन द वर्क ऑफ लिबरल्स। पहले पैराग्राफ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिबरल्स कौन थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, उन्होंने रशियन सोसाइटी में क्या वर्क किया, वो क्या चाहते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सी, दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव। लिबरल चाहते कि रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब लोगों द्वारा चुनाव हो, लोग इलेक्शन में खड़े हो और लोग उनको वोटिंग करें। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लोगों द्वारा पार्लियामेंट इलेक्ट हो, लोग पार्लियामेंट में बैठे और उसको वोटिंग लोग कॉमन लोग करें। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, देश में न्याय व्यवस्था हो जो निर्णय दे, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब सबके लिए न्याय व्यवस्था हो जो अच्छे से निर्णय दे। हाउएवर दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन रियल में लिबरल्स डेमोक्रेट नहीं थे। डेमोक्रेट्स का मतलब होता है बिलीविंग इन डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी में पूरी तरह से नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आए, बट वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थे। अब वो डेमोक्रेटिक नहीं थे मतलब क्या था, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आपको पता है द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सबको वोटिंग का राइट हो, फिर वो मेल हो, फीमेल हो, पुअर हो, रीच हो, उच्च जाति का हो या पिछड़े जाति का हो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में सबको वोटिंग का राइट होता है। बट लिबरल्स डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। लिबरल जो थे वो सभी को वोटिंग का राइट मिले ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पर्टिकुलर लोगों को ही वोटिंग का राइट मिले। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो चाहते थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, उनको ही वोटिंग का राइट मिले। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वीमेन। लिबरल चाहते थे कि वीमेन को वोटिंग का राइट न मिले, मतलब प्योरली लिबरल्स वेयर नॉट डेमोक्रेट, वो पूरी तरह से लोकशाही को मानने वाले नहीं थे। तो दिस पैराग्राफ गेव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ लिबरल्स। 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आया, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन लिबरल्स, तो आपको ये पैराग्राफ में उसका आंसर मिलेगा। नाउ सेकंड पैराग्राफ विल गाइड अस द इंफॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स।
In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. तो रेडिकल्स का विचारसरणी क्या था? वो चाहते कि गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. रेडिकल चाहते थे कि किसी कंट्री में अगर पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उनका ही सरकार बने. मैनी सपोर्टेड वीमेंस सफ्रेगेट मूवमेंट. बहुत लोगों ने रेडिकल ने जो वीमेन का सफ्रेगेट मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया था. तो हमने आई थिंक न्यू वर्ड्स में सफ्रेगेट का मीनिंग देखा है. सफ्रेगेट मूवमेंट मतलब उस समय 18th सेंचुरी में वीमेन वेयर नॉट गेटिंग द वोटिंग राइट. तो उसके लिए वीमेन ग्रुप बनाकर सोसाइटी में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आंदोलन कर रहे थे, मोर्चेज निकाल रहे थे कि उनको वोटिंग का राइट मिले. तो विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट मतलब वो विमेन का अधिकार मिलने के लिए एक मूवमेंट चल रहा था. अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. दे वेर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में नहीं थे, वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बने, बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग बनाए, बट पूरा प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, ऐसा वो मानते थे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ऑफ कंजर्वेटिव्स. Who were conservatives and what their thinking process, what were their mentality, what were their ideas. अब conservatives हमने देखा है, conservatives were believing in a traditions. वो old बातों पर, पुरानी बातों पर विश्वास करते थे, नए बातों को जनरली easily accept नहीं करते थे. Conservatives were opposed to radicals and liberals. तो जो कंजर्वेटिव थे, ओल्ड विचारवादी लोग, वो रेडिकल्स और लिबरल्स के विचार सरणी को, उनकी आइडियाज़ को विरोध करते थे. आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशंस, हाउएवर, इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज. लेकिन जब फ्रांस का रिवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच का रिवोल्यूशन हुआ, तब उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा बहुत बदला. अर्लियर इन द 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. 18th century में बदलाव करने में वो विरोध करते थे, चेंज को वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but अब एक नया वर्ड हमको मिला है, inevitable. उसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल. मतलब कुछ कुछ बदलाव ऐसे होते हैं. इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, मतलब कुछ बदलाव हम अवॉइड नहीं कर सकते. बट बिलीव्ड दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. तो व्हाट वाज द कंजर्वेटिव्स आइडियाज? 18th सेंचुरी में दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, बट 19th सेंचुरी में थोड़ा उनके मेंटेलिटी में, विचार सरणी में बदलाव आया था. उन्होंने बोला था कि कुछ कुछ आइडियाज़ हमको एक्सेप्ट करने चाहिए, बट उन्होंने ये भी बोला था कि पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज. मतलब पास्ट का जो भूतकाल है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओल्ड बातों का, और जो बदलाव है वो हमने डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, स्लोली स्लोली हमने करना चाहिए. तो दिस वाज द थिंकिंग ऑफ द कंजर्वेटिव्स. Such different ideas about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. एक नया वर्ड आपको मिला है, टर्मोइल. टर्मोइल का मतलब है कन्फ्यूजन. टर्मोइल का मतलब है कन्फ्यूजन. Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद थोड़ा आइडियाज़ में एक कन्फ्यूजन आया था कि नाउ हाउ द सोसाइटी शुड बी वॉक्ड, कैसा होना चाहिए सोसाइटी.
The various attempts at revolutions and national transformation in the 19th century have defined both the limits and potentials of these political tendencies. तो जो भी वेरियस अटेम्प्ट किए थे इस रेवोल्यूशन के ज़रिए फ्रेंच के एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था अलग अलग बातों में 19th सेंचुरी में, इससे हमको हेल्प मिली डिफाइन करने में दैट लिमिट्स एंड पोटेंशियल्स ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज। तो जो भी पॉलिटिकल टेंडेंस थी, फिर वो लिबरल्स का हो, रेडिकल्स का हो या कंजर्वेटिव्स का हो, उसका लिमिट्स क्या था, उसके पोटेंशियल क्या थे, अच्छी बातें क्या थी, उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी मिला। नाउ न्यू टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। मतलब उस समय 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल सोसाइटी यूरोप कॉन्टिनेंट का, रशिया का कैसा था और सोशल चेंज कैसा था, दैट वी विल अंडरस्टैंड कंडीशन ऑफ सोसाइटी। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइंस ऑफ न्यू टाइम। ये जो पॉलिटिकल चेंज थे इंडस्ट्रीज़ में, एक ये नया टाइम का आगाज़ हमको कर रहा था। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो एक ऐसा टाइम था, सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे यूरोप कॉन्टिनेंट में, स्पेशली इन रशिया में। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड। ये ऐसा समय था जब यूरोप कॉन्टिनेंट में नए नए शहर निर्माण हो रहे थे, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन बन रहे थे, फैक्ट्रियाँ खुल रही थी, रेलवेज एक्सपांडेड, रेलवे लाइन का इनोवेशन हुआ था, रेलवे लाइन निकली थी, रेलवे चलने लगी थी, एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस अकर्ड। रेलवे अगर चलती है तो यू नो रेलवे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज एंड थ्रू द रेलवे द फिनिश्ड गुड्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो ये ऐसा एज था कि ये बदलाव हो रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अलग अलग मशीनरीज आ रही थी, बन रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो इसीलिए मशीनरी में काम करने के लिए अब वीमेन, मेन और चिल्ड्रेन फैक्ट्री में आने लगे काम करने के लिए। वर्क अर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर। तो एक प्रॉब्लम था उस समय, फैक्ट्री में जब वीमेन, मेल और बच्चे काम करते थे तो उस समय वर्किंग आवर ज़्यादा थे और वेजेस मतलब जो उनको सैलरी मिलती था, पगार मिलते थे, वो बहुत ही कम मिलते थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, बेरोजगारी कॉमन थी उस समय, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब नया नया इंडस्ट्री में से चीज़ें बन रही थी तो उसको डिमांड लोगों का कम था, इस कारण क्या था, बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी हुई थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। तो एक नया प्रॉब्लम आ रहा था, घरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और सैनिटेशन मतलब जो घर बांधे हुए थे उनका सैनिटेशन, जो भी बाथरूम का, टॉयलेट का जो भी पानी जाता था वो क्या होता था, घरों के सामने से जाता था, मिक्स होता था। क्योंकि अब देखो आप नए नए शहर बन रहे थे तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी नया इनोवेशन था, तो एक आइडियाज़ नहीं था कि जब घर बांधा जाता है तो पानी कहाँ से निकालना, ये सैनिटेशंस, गटार वगैरह, नालियाँ कैसे बांधना, वो आइडिया नहीं था, वो एक स्टार्टिंग पीरियड था। अब आप देखो, अब हम 21st सेंचुरी में 2020 मीन्स वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं। तो अभी आप देखो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में हम इतना आगे हैं कि एवरीवन जब लेआउट बनता है कोई भी प्लॉट का, तभी से वो मैप में सैंक्शन किया जाता है कि घरों का डायरेक्शन कैसे रहेगा, प्लेग्राउंड कहाँ रहेगा, मंदिर कहाँ रहेगा, रोड कितने रहेंगे उस लेआउट में, और सैनिटेशन जो भी होगा, गटार नालियाँ जो भी होंगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। तो दिस ऑल इंफॉर्मेशंस इज़ देयर, बट ये स्टार्टिंग था, तब उनको ये आइडियाज़ नहीं था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू दिस इश्यूज़। तो ये जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, दे हैड अ सॉल्यूशन फॉर दिस इश्यूज़। तो लिबरल्स लोग और रेडिकल्स लोग इस इशू के ऊपर अपना सॉल्यूशन दे रहे थे।
ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ज़्यादा मात्रा में जो भी इंडस्ट्रीज थी वो इंडिविजुअल लोगों की प्रॉपर्टी थी. लिबरल्स एंड radicals themselves were often property owners and employer. तो उस समय जनरली लिबरल्स और रेडिकल्स विचार सरने के आइडियाज़ के जो लोग थे वो उस समय फैक्ट्री के ओनर थे, मालिक थे या एम्प्लॉयर थे. एम्प्लॉयर का मतलब आपको पता है, एम्प्लॉयर मतलब दोज हु गिव द जॉब, जो जॉब देते हैं उनको क्या बोला जाता है, एम्प्लॉयर बोला जाता है. हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स. तो ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने अपने वेल्थ को इंडस्ट्रियल वेंचर्स मतलब इंडस्ट्री स्थापित करके कमाया था. दे फेल्ट दैट सच एफोर्ट शुड बी एनकरेज, दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वेर एजुकेटेड. तो लिबरल्स और रेडिकल्स क्या चाहते थे कि अगर काम करने वाले वर्कर हेल्दी हो और एजुकेटेड हो, इफ द वर्कर्स विल बी एजुकेटेड एंड हेल्दी देन व्हाट विल बी देयर, द प्रोडक्शंस विल बी इंक्रीजिंग, इकोनॉमी में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. मतलब जो अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, तो लिबरल्स और रेडिकल्स विरोध करते थे किसको, एरिस्टोक्रेटिक पीपल को, मतलब हेरिडिटरी जो राजा के फैमिली में हेड बनते थे उस सोसाइटी का, उस कंट्री का, और बाय द बर्थ जिनको वो जो प्रिविलेज मिलते थे कुछ कुछ कैटेगरी के लोगों को, उनको वो मना करते थे. दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज. वो चाहते थे कि इंडिविजुअल लोग प्रयास करें, काम करें और अपना उद्योग धंधा स्थापित करें. इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop. वो चाहते थे कि गरीब को अगर राइट मिले और उनको थोड़ा एजुकेशन मिले, तो फ्रीडम अगर मिले तो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है. इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर्ड, अगर सबको फ्रीडम दिया, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट. एक नया वर्ड मिला है रेस्ट्रेंट, उसका मीनिंग आप समझ लो. द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रेंट इज कंडीशन दैट कीप्स समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल. रेस्ट्रेंट मीन्स अ कंडीशन दैट कीप्स समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल, मतलब ऐसा सिचुएशन जो कंट्रोल में रखता है किसी बातों को. दे बिलीव्ड दैट सोसाइटी वुड डेवलप. वो लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे कि सोसाइटी अच्छे से डेवलप हो. मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन wanted change in the world, rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. तो बिकॉज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस बाय द लिबरल्स एंड रेडिकल्स, अलग अलग मेल और फीमेल और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ ये लिबरल्स और रेडिकल्स के आजू बाजू में इर्द गिर्द घूमती थी. बिकॉज कभी कभी ये लिबरल्स और रेडिकल्स सोसाइटी में अच्छी बातों को बोलते थे. सम नेशनलिस्ट, कुछ नेशनलिस्ट जो लोग थे जो देश को चाहते थे. लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815. तो कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे कि रिवोल्यूशन चाहते थे कि जो 1815 में यूरोप में एक सरकार बना था वो ख़त्म होना चाहिए. In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. तो उस समय फ्रांस कंट्री में, इटाली में, जर्मनी में और रशिया में
ये सभी यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर कुछ लोग रिवोल्यूशनरीज बने थे, क्रांतिकारक बने थे। वो चाहते कि जो एग्जिस्टिंग मोनार्च है, जो राजशाही पद्धत है, राजा का पावर है, सत्ता है, वो चला जाना चाहिए और क्या आना चाहिए, डेमोक्रेसी आना चाहिए। नेशनलिस्ट वॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने प्रयास किए कि राजा का पावर चला जाए और सरकार डेमोक्रेसी का आए, गवर्नमेंट का आए। आफ्टर 1815 गिउसेप्पी मैज़ीनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड विथ अदर टू अचीव दिस इन इटाली। तो 1815 के बाद गिउसेप्पी मैज़ीनी एक इटालियन नेशनलिस्ट था जिसने प्रयास किया कि इटाली में ऐसा अच्छा सरकार डेमोक्रेटिक बने। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग। तो इंडिया में जो नेशनलिस्ट है उन्होंने इस गिउसेप्पी मैज़ीनी का जो राइटिंग था वह इंडिया के लोगों ने पढ़ा। Now important topic we will understand, that is the coming of socialism in Europe, coming of socialism in Europe। अब ये टॉपिक में we will understand how in Europe continent the socialism entered। अब आपने तो देखा है by the thought process of liberals and radicals how the people started to think। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism। अब सोशलिज्म क्या था, सोसाइटी कैसा बनना चाहिए, मतलब मोनार्ची जाना चाहिए, डेमोक्रेसी आना चाहिए, एंड द प्रॉफिट शुड बी फॉर ऑल द सोसाइटी एज अ होल, नॉट एन इंडिविजुअल। दिस वॉज द थॉट प्रोसेस ऑफ सोशलिज्म। By the mid 19th century, by mid 19th century मतलब 1850 तक, by the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। तो 1850 तक मतलब 1900 शताब्दी में क्या हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज़ में सोशलिज्म अब अच्छे से फैलने लगा था। तो आपको समझना चाहिए व्हाट इज़ मीन बाय सोशलिज्म। Socialism is thinking that the production should be in the hands of all society as a whole, not in a particular monarch or not in a particular government। Socialists were against private property। जो सोशलिस्ट लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। अब ऑन दिस टॉपिक क्वेश्चन कैन कम, व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ सोशलिज्म और व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप। तो आपको लिखना है कि सोशलिस्ट जो लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को विरोध करते थे, कि मतलब प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर प्राइवेट बनती है तो पर्टिकुलर लोग अमीर होंगे और सोसाइटी, पूरी सोसाइटी गरीब हो सकती है। एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। तो सोशलिस्ट मानते थे कि अगर हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को वैल्यू दिया तो कुछ ग्रुप बहुत ही अमीर बनेंगे और बाकी के लोग गरीब बनेंगे। वाई? इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रोपर्टाइट वेयर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन एंड नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। अब सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को विरोध क्यों करते थे? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंडस्ट्री का एक ओनर होता है और वो इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं, वर्कर को लेबर चार्ज मिलता है, जॉब के पैसे मिलते हैं, नो डाउट, बट ज़्यादा फ़ायदा वो चीज़ें बेचकर इंडस्ट्रियलिस्ट को ही होता है। अमीर ज़्यादा वो बनता है, ना कि वर्कर। देखा जाए कि देखा अगर जाए तो बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द वर्कर्स वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ज़्यादा मुनाफा किसको होता है? ओनर को होता है, फैक्ट्री के मालिक को होता है, और वर्कर गरीब का गरीब ही रहता है। इसलिए सोशलिस्ट चाहते थे
कि फैक्ट्री का मुनाफा नॉट ओनली टू द ओनर बट सभी को मिले. सो if society as a whole rather than a single individual control property, more attention would be paid to collective social interest. तो सोशलिस्ट लोग चाहते थे कि प्रॉफिट जो है इंडस्ट्री का वो सोसाइटी एज अ होल होना चाहिए, सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि मालिक को ज़्यादा और लेबर को कम. सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट. और सोशलिस्ट लोग ये बात को लाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत बातों का उस समय क्या किया था, उन्होंने प्रचार किया था, एडवर्टाइज किया था. हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट. तो प्रॉपर्टी के बिना सोसाइटी फिर ऑपरेट कैसी होगी. व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी. तो ऐसे विदाउट प्रॉपर्टी के सोसाइटी का, सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिस क्या होगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड. सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर. भविष्य के लिए सोशलिस्ट ग्रुप के अलग अलग विजन थे. सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स. तो कुछ सोशलिस्ट जो थे वो कोऑपरेटिव्स को वैल्यू देते थे. अब कोऑपरेटिव्स क्या है ये आपको पता है. कोऑपरेटिव सेक्टर आपको पता है ना, अमूल दूध एक कोऑपरेटिव सेक्टर है. मतलब अमूल जो ग्रुप है वो एक पर्टिकुलर मालिक नहीं है उसका, कुछ पर्टिकुलर 15-20 फार्मर मिलकर उन्होंने ये ग्रुप चालू किया था. अब उसका जो भी मेंबर होंगे उसमें उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है. कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री होती है, आपको पता है, 10-12 फार्मर साथ में आते हैं, पैसा जमा करते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, गन्ने का प्रोडक्शन करते हैं, शक्कर बनाते हैं और बेचते हैं, और जो भी प्रॉफिट हो जो भी लॉस हो वो कोऑपरेटिव बेसिस पर करते हैं. तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स. मतलब सब मिलकर इन्वेस्ट करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे और सब मिलकर प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको शेयर करेंगे. रॉबर्ट ओवेन 1771-1858 a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. तो एक पर्सन थे रॉबर्ट ओवेन, उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी. मतलब सब साथ में मिलकर आएंगे, यूएसए में बनाया था, और सब साथ में इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट हो जो भी लॉस हो वो साथ में ही लेंगे. अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. तो कुछ जो सोशलिस्ट है वो ऐसा मानते थे कि हम एज ए इंडिविजुअल कोऑपरेटिव को नहीं बढ़ा सकते, हम तो बढ़ा ही रहे हैं नो डाउट, बट गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी प्रयास करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने कोऑपरेटिव बेसिस पर हो. क्योंकि कोऑपरेटिव बेसिस पर रहेंगे तो जो वर्कर है वो भी मेंबर बनेंगे, वो प्रॉफिट में लॉस में वो भी सहभागी होंगे. आजकल कैसे होता है, मालिक को ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और वर्कर को कम फ़ायदा होता है. इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक 1813-1882 wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprise. तो लुइस ब्लैंक भी चाहते थे फ्रांस में कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा दे और इंडस्ट्री को बनाए. These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by the members. तो ये जो कोऑपरेटिव चलाने वाले लोग थे, जिसका डिमांड कर रहे थे, जो भी लीडर थे अलग अलग देश के, फ्रांस हो, इटाली हो, जर्मनी हो, रशिया हो, वो चाहते थे कि जो भी मेंबर कोऑपरेटिव में सहभागी होंगे, पार्टिसिपेट होंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट के अनुसार उनको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो डिमांड कर रहे थे. Means, see student, we are understanding how the thinking process of the European people started to change. Karl Marx 1818-1883 and Friedrich Engels 1820-1895 added other ideas to this body of arguments. तो कार्ल मार्क्स और
फ्रेडरिच एंजल्स, ये दो बड़े लीडर थे जिन्होंने ये कोऑपरेटिव्स आइडियाज़ में और अपना योगदान दिया और कुछ अच्छी बात थी सोसाइटी को बताई। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स एक लीडर था जो बोलता था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट होती है। कैपिटलिस्ट मतलब कारखानदार होते हैं, और कारखानदार का मोटो आपको पता है, टू मच प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, वर्कर के जरिए प्रोडक्शन करते हैं, और ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटलिस्ट को मिलता है, ना कि वर्कर को मिलता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स वुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट को ज़्यादा मुनाफा मिलता रहेगा तब तक वर्कर का कंडीशन कोई भी देश में इम्प्रूव नहीं होगा। तो कार्ल मार्क्स चाहता था कि जिस प्रकार से ओनर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उसी प्रकार से वर्कर को भी मिले, तब जाके द कंडीशन ऑफ वर्कर विल बी इम्प्रूव्ड। मार्क्स बिलीव्स दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी where all property was socially controlled। कार्ल मार्क्स बोलता था लोगों को अगर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशंस को से वर्कर को छुटकारा चाहिए तो वर्कर ने एक यूनिटी बनाना चाहिए, एक एसोसिएशन बनाना चाहिए जो ये कैपिटलिज्म को विरोध करे। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और उसको ही क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी? अ सोसाइटी वेयर द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शंस will be in the hands of society as a whole। He was convinced that workers would triumph, एक नया वर्ड आया, उसका मतलब होता है a great victory। triumph का मतलब होता है a great victory। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists, तभी वो जीत पाएंगे। A communist society was the natural society of the future। और कार्ल मार्क्स बोलता था कि फ्यूचर की कम्युनिस्ट सोसाइटी वो एक अच्छी सोसाइटी होगी। नाउ न्यू टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। मतलब सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिला। अब मिलेगा ही ना, हमने देखा कार्ल मार्क्स इटाली, जर्मनी, फ्रांस, रशिया के लीडर, उन्होंने सोशलिज्म के बारे में बोला, कम्युनलिज्म के बारे में बोला, कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में बोला। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 में मतलब 19th सेंचुरी में ये सोशलिस्ट विचारसरणी जो है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो पूरे यूरोप में फैल गई। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। तो उनके सोशलिज्म के कंसेप्ट को वैल्यू मिले, इसलिए सोशलिस्ट थिंकिंग के लोगों ने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म किया, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड इंटरनेशनल। एक बॉडी बनाया जिसके ज़रिए वो प्रचार करेंगे सोशलिस्ट सोसाइटी। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस to fight for better living and working condition। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, अब इंग्लैंड और जर्मनी के जो भी कामगार थे, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, उन्होंने एसोसिएशन बनाना चालू किया फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, अच्छे रहने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। मतलब वर्किंग कंडीशन और लिविंग लोगों का अच्छा होना चाहिए, कामकाज फैक्ट्री में कम हो, वर्किंग आवर कम हो, सैलरी उनको अच्छा मिले। They set up funds to help members in times of distress and demanded reductions of working hours and right to vote। Through this international socialist बोलने लगे कि उन्होंने कुछ फंड वर्कर से काम करते करते वो कुछ फंड जमा करने लगे, जो फंड वर्कर के डिस्ट्रेस में
और प्रॉब्लम में काम आने लगा था। वो चाहते थे कि वर्किंग्स आवर जो है वो कम हो और वोटिंग का राइट वर्कर को मिले। इन जर्मनी दिस एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट इज SPD। क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ SPD? तो उसका आंसर क्या है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट इज SPD। तो जर्मनी में कुछ एसोसिएशन बनाए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और ये पार्टी ने ट्राई किया कि पार्लियामेंट में ये पार्टी के मेंबर जीत कर आए। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। बाद में 1905 तक सोशलिस्ट और यूनियनिस्ट ने एक लेबर पार्टी को फॉर्म किया ब्रिटेन में, जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe। लेकिन 1914 तक जो सोशलिस्ट थे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए सरकार बनाने में। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, बट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। थोड़ा उनका आइडियाज़ मिला सरकार चलाने में, लेकिन गवर्नमेंट कंटिन्यू हुई बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। मतलब कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स बन के ही सरकार चली, ना कि सोशलिस्ट ग्रुप बन के चली। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन्स वी विल कंटिन्यू in next third part. Till then, goodbye.